नेता का चेहरा तो निश्चित तौर पर होता है पार्टी का, और पार्टी का यदि आपका कांग्रेस की क्यों दुर्गति हो रही है? क्योंकि ना उनके पास नीति है, ना नियत है, ना चेहरा है, ना नेता है। कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस चुनौती देने लायक जब जिन प्रदेशों में सत्ता में थी वहां नहीं हुई। अभी हरियाणा से 10 के 10 कमल खिलेंगे। होता है, मेरे मन में है कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूं। पिछली बार नहीं तो अब की बार 75 पार। पार्टी में परिवार के लोगों को बढ़ाने की परंपरा नहीं रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो उनको भी ये पार्टी की रीति नीति को मान के चलना चाहिए। पहले अपने लिए तय करूं कि मैं अपने को विड्रॉ कर रहा हूं, पार्टी का नेता तो उसको स्वीकार करता है, तब संभव होती है ये चीज। त्याग जरूरी है उसका। भाजपा की 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से 3 राज्यों में राजस्थान की बम्पर जीत हुई है, हरियाणा के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे में जो राजस्थान में लगातार जो भाजपा के नेता थे हरियाणा से, वो भी लगातार कहीं ना कहीं चुनावी ड्यूटियां लगाई गई थी। उन्होंने भी कहीं ना कहीं पसीना बहाया, उनका परिणाम भी देखने को मिले। ऐसे ही हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी हैं, जिनकी ड्यूटी अजमेर देहात में लगाई गई। तो सबसे बड़ी बात है, 5 की 5 सीट जिताकर भाजपा की झोली में डाली है। उसी का परिणाम है कि आज भाजपा में की जो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद यादव मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। उनसे जानेंगे आखिर इस जीत के मायने क्या हैं। इस तरह से जो बम्पर जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। अमित जी, ऐसा है कि हम लोग पार्टी के ऐसे सिपाही हैं कि जहां पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, पार्टी हमें वहां पर कार्यकर्ता के तौर पे भेज देती है। तो यहाँ मेरे जिम्मे अजमेर देहात लगाया हुआ था, और 26 सितंबर से लेके 25 नवंबर को चुनाव था। 2 महीना वहाँ हम लोग रहे। बीच में 1-2 बार आना हुआ, 1-2 दिन के लिए दिवाली पे। तो हम लोग लगे, और हम लोगों से पार्टी की अपेक्षा यही रहती कि हम अपना तो 100% देंगे ही देंगे, पर जो कार्यकर्ता हैं उनका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, अपना बेस्ट दे सकें, उनका बेस्ट ले सकें, यही प्रयास रहता है। हमारे कहने से वोट वहाँ पर कोई देगा, हम इस धोखे में नहीं रहते हैं। लेकिन जो वहाँ हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो वहाँ चुनावी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको कैसे एक्टिव करना, कैसे सारे कार्यकर्ता। कुशल रणनीतिकार आपको माना जाता है। हरियाणा में भी कई बार इसके रिजल्ट देखने को मिले। कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी अजमेर देहात। तो अजमेर देहात था, 5 सीटें थी। हम पिछली बार 3 सीट जीते थे, 2 सीट हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस के बड़े नेता 1 सीट पर केकड़ी से वहाँ के मंत्री लड़ रहे थे। तो इस तरह की चुनौतियां तो निश्चित तौर पर राजनीति के अंदर रहती हैं, और कोई ऐसी हवा नहीं थी। शुरू के अंदर लग रहा था कि शायद कांग्रेस ही राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत जी जिस तरीके से सारा वो कर रहे थे, और मैंने अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाया था, और नेतृत्व मुझ पर विश्वास भी था। हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह आए थे बैठक लेने, शेखावत जी। तो मैंने उनको हंस के कहा कि भाई साहब, आप ये 5 सीटें तो मुझे दे दी, तो मुझ पर छोड़ दीजिए, आप 195 सीटों को संभाल लीजिए। ये 5 सीटों का बेस्ट रिजल्ट मैं दूंगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है। किस तरह का मैनेजमेंट रहा कि आप 5 सीट कहीं कहीं जीता? देखिए, जो हम लोगों की भूमिका थी, वो भूमिका का यही होता है कि हम अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को, जिसमें हम पन्ना प्रमुख जिसको कहते हैं, पेज प्रमुख कहते हैं, वहां तक के कार्यकर्ता को एक्टिवेट कर लेते हैं। चुनाव बूथ पे लड़ा जाता है, और बूथ पे जितनी मजबूत टीम हमारी होगी, वो हमारा कुशल नेतृत्व जितनी तेजी से जिन जिन बूथों पर अपनी टीम को मजबूत कर लेगा। कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है, विपक्ष का दुर्भाग्य यही है कि उनके पास कोई कैडर नहीं है, और पार्टी अपने कैडर को संभालकर भारतीय जनता पार्टी रख रही है और सम्मान करती है, और इसीलिए हम अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता बोलते हैं। शुरुआती दौर में मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा था कांग्रेस, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आते गए, कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला होता चला गया। आखिर क्या वो आपकी रणनीति रही चुनाव में, क्योंकि आप पे बड़ी जिम्मेदारी थी? देखिए अमित जी, मेरे जुम्मे जो काम लगता है, मेरे जुम्मे संगठन झाड़ू लगाने का काम लगा देगा, दरी बिछाने का काम कर देगा, मैं उसमें भी अपना 100% देने का काम करता हूँ। तो ये 5 सीटें थी, मुझे 5 के अलावा 3 सीटों की और जानकारी थी, क्योंकि मैं अजमेर में ही मैं स्टे किया हुआ था। तो अजमेर की 2 शहर की सीटें थी, एक हमारी किशनगढ़ की सीट थी। तो वो हमारे दिल्ली के विधायक हैं अभय वर्मा जी, वो देख रहे थे शहर की तीनों सीटों को, देहात की मैं देख रहा था। मुझे 8 सीटों के अलावा राजस्थान में क्या हो रहा है नहीं पता था, क्योंकि मैं चिड़िया की आंख देख के चलने वाला कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे अपना ये था कि मैं 5 सीटों पे क्या परिणाम निकाल के अपने संगठन को देता हूँ। मेरा ध्यान उसी तरफ 24 घंटे रहता था, और उसी काम में मैं लगा हुआ था, और उसका परिणाम भी आता। जब आप पूरी मेहनत करके डिटर्मिनेशन से करते हैं, और आप अपनी छाप छोड़ते हैं, और कार्यकर्ता को ये लगता है कि भाई ये किसी ने, पार्टी ने भेजा है, कोई हमारा अधिकारी बना के यहाँ प्रभारी बना के भेजा है, और उसके अंदर गट्स हैं, और वो हमको सबको प्यार से पुचकार के काम में लगा रहा है, तो कोई दादागिरी से तो चलती नहीं रही थी। प्यार का ही खेल है सारा, और आपकी योग्यता का खेल है सारा। तो वो योग्यता के कारण से हम कार्यकर्ताओं को लगा पाते हैं। मैनेजमेंट, जिसको हम इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं, कैंडिडेट को भी ये विश्वास हो जाता है कि ये आए हैं तो ये हमारे
सारथी बन के आए हैं। ये हमारे को जो भी काम करेंगे हमारे लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। तो सारे पांचों हमारे उम्मीदवारों का जो मैंने कहा, जैसा मैंने कहा वैसा पांचों मेरे उम्मीदवारों ने किया, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि जितनी मजबूती के साथ सारे कार्यकर्ताओं को लगाया है। चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिलती, कुछ नाराज भी हो जाते हैं, कुछ के मन भी खराब हो जाते हैं, तो उन सब के मन को ठीक करना, उन सब कार्यकर्ताओं को, दायित्ववान कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर लगाना। कई बार योजना में होती है कि मैं इस विधानसभा में काम नहीं करूंगा, इतना कटुता आ जाती है। तो हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि वो हमने बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ, तो हम उसको खराब नहीं होने देते। हम उसको यदि यहाँ तेरा मन ठीक नहीं है तो हम तुझे दूसरे साथ वाली विधानसभा में ले जाके उसको और बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं। तो वो भी उत्साह के साथ अपना काम करता है और हमें कार्यकर्ता का रिजल्ट मिल जाता है। रोहतक लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो कहीं ना कहीं आपके जो संगठन की जो कार्यकुशल थी वो देखी गई थी। तो रोहतक से बाबा भी चुनाव तिजारा से लड़ रहे थे, किस तरह से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बताए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे चुनाव की पार्टी में 43 साल पार्टी हो गई और 43 साल पार्टी में मुझे हो गए। और दिल्ली भी अब नगर निगम चुनाव थे तो मेरे जिम्मे थे, असम भी में 1 महीना रह के आया, मेरे जिम्मे थे। यानी कहीं भी चुनाव होते हैं, बिहार में भी चुनाव होते हैं। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो 3-3 बार विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में 2002, 2007, 2012 के हुए। मुझे स्पेशल मोदी जी ने बुलाया, मैं जाके गुजरात के चुनाव को मैनेज करके आया। तो चुनाव पार्टी ने मुझे भले ही ना लड़वाया हो, पर चुनाव लड़वाने की योग्यता PhD मैंने कर रखी है। और कैसे विषम परिस्थितियों में भी परिणाम निकाला जाता है ये मुझे बखूबी आता है। और कम से कम साधनों में कैसे परिणाम निकालना है वो मैंने सीख रखा है। तो निश्चित तौर पर रोहतक में भी यही था कि रोहतक में सबसे पहली सीट कांग्रेस मानती थी कि भाई दिल्ली में पहले कोई भी जो पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो वो रोहतक से जीत के कांग्रेस का कैंडिडेट भी जीतेगा। और वो हमने उसको चैलेंज लिया, क्योंकि मैं तो रोहतक जिले में भी बड़े पदों पे सब पे रहा हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र रहा है। मैं उससे पहले 2014 में धनखड़ जी जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनका भी इलेक्शन इंचार्ज था। तो एक एक गांव, एक एक कार्यकर्ता को मैं जानता हूं। तो उसी नाते पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को भी हमने 100% अपना देके कार्यकर्ताओं को साथ में देके हमने परिणाम निकाला और हम वहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताने में कामयाब हुए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मुकाबला, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं आपने जीत दर्ज कर ली है, अब क्योंकि हरियाणा चारों तरफ से राजस्थान से सटा भी हुआ, कहीं ना कहीं उसके असर भी यहाँ देखने को, हरियाणा में इसके असर क्या देखते हैं आप? देखिए, पूरे देश में इसके असर आने वाले। मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको लोहा तीनों प्रदेश के लोगों ने माना। और तेलंगाना में भी जहां हमारी 1 सीट थी वहां भी हम 8 गुना पहुंच गए, 8 या 9 सीटें हमारी आई। यानी तेलंगाना के अंदर भी हमारी एंट्री बहुत मजबूती के साथ हुई है। तो मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी को पूरे देश ने माना और उसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में कल दिखाई भी दे रहा था पूरे देश के अंदर कि कल 2024 का चुनाव जैसे कल ही हुआ और कल ही हमने वो भी जीत लिया। तो वो आने वाला समय भाजपा का है, आने वाला समय भाजपा की नीतियों का है। भाजपा ने जो वायदे किए थे भाजपा नेतृत्व में, चाहे वो प्रदेश में किए हों चाहे केंद्र के अंदर किए हों, 100% उनको पूरा कर। बात ये आ रही है कि जिस तरह से लोगों ने कहीं ना कहीं एक कमल के फूल, मोदी का जो चेहरा है उसको एक कहीं ना कहीं ब्रांड बना दिया और कभी बाकी चेहरे गौण हो गए। किस तरह से देखते हैं इस तरह के? देखिए, राजनीति के अंदर होता है, चाहे वो रीजनल पार्टियां हों, जो रीजनल पार्टी का मुखिया होता है उसी का चेहरा रीजनल पार्टी का होता है। राष्ट्रीय पार्टी हमने तो वो समय भी देखा है जब कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी का चेहरा होता था। इंदिरा गांधी के चेहरे के नाम पे गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने दिया था, उसके नाम पे जीता था। तो नेता का चेहरा तो निश्चित तौर पर होता है पार्टी का। और पार्टी का यदि आपका कांग्रेस की क्यों दुर्गति हो रही है? क्योंकि ना उनके पास नीति है, ना नियत है, ना चेहरा है, ना नेता है। तो आज इस कारण से कोई भी नहीं हो रहा। उनके जितने भी चाहे वो अशोक गहलोत जी रहे हों, चाहे वहाँ पर जो है भूपेश पटेल जी रहे हों, चाहे कमलनाथ जी रहे हों, उन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व की बात को नहीं माना। लेकिन पार्टी के अंदर अनुशासन है, पार्टी का भाजपा का नेतृत्व जो बात कहता है हर कार्यकर्ता उस बात को मानता है। हो सकता है मन से ना मान रहा हो, लेकिन फिर भी अनुशासन उसको आता है, अनुशासन के कारण से उस बात को मानता है। तो इसका परिणाम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक लोकसभा चुनाव होने कुछ ही माह का समय बचा है लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें 10 की 10 पिछली बार भाजपा ने, इस बार क्या देखें, कुछ चुनौती बताई जा रही है कांग्रेस से? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस चुनौती देने लायक जब जिन प्रदेशों में सत्ता में थी वहां नहीं हुई, तो कांग्रेस में तो 10 साल सत्ता से बाहर है। वो उनका कुणबाई जो है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कहीं कोई शैलजा जी के रूप में है तो कहीं रणदीप सुरजेवाला जी के रूप में है, तो भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी बाप बेटे के रूप में है। तो उन लोगों में ना तालमेल है, ना उनके अंदर कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैडर का मुकाबला करने की उनके अंदर ताकत है। तो 10 की 10 सीटें हमने पहले भी जीती थी और मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में भी हरियाणा से 10 के 10 कमल खिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनेगी वो दोनों बारों से ज़्यादा बड़ा बहुमत लेकर वो सरकार देश के अंदर बनेगी।
डॉक्टर साहब एक निजी क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि बताया जा रहा है कि गुड़गांव लोकसभा से कहीं ना कहीं आप भी कैंडिडेट हैं, चर्चा इस तरह की गुड़गांव लोकसभा में, उसको किस तरह से? हम लोग चर्चा चलाने वाले लोग नहीं अमित जी, हम लोग सहज भाव से काम करने वाले। लेकिन चूंकि राजनीति के अंदर मन में आकांक्षा रहती है और मन के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पर है, क्योंकि इस लोकसभा के अंदर सीनियरिटी से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, पर वो पार्टी ने निर्णय करना होता है। मेरे मन में है कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूँ, लेकिन निर्णय मेरा पार्टी को करना है। कहीं बात करनी होगी, जाके हम धीरे से बात अपने नेतृत्व को बताए आएंगे, निर्णय उनका जो भी होगा वो हमारा स्वीकार होगा, उसमें कोई हम पीछे हटने वाले नहीं है। गुरुग्राम सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ से अभी सांसद हैं, तो आप भी दावेदारी कहीं ना कहीं जिस तरह से चर्चा आई है, तो भाजपा क्या उनको किनारे कर पाएगी? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि किसको किनारे करेगी किसको नहीं करेगी, वो उनका निर्णय होता है और किसी को पार्टी के किनारे नहीं करती। पार्टी के अंदर दायित्व बदलते रहते हैं, नए चेहरे आते रहते हैं, पुराने लोगों को और दायित्व मिल जाता है, तो ये एक परंपरा, एक सिस्टम है पार्टी का। तो किसी को दरकिनार कर दिया, कितने सारे मेंबर पार्लियामेंट को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, सबके सब लड़े, किसी ने मना किया क्या? तो पार्टी को किसको कहाँ उपयोग करना है वो पार्टी का निर्णय है, और पार्टी जो है हमने माँ मान रखा है, तो इसलिए पार्टी का जो निर्णय वो हमारे लिए हमारी माँ से भी ज़्यादा बड़ा निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। और महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, लेकिन हम महत्वाकांक्षा को अपनी प्रदर्शित नहीं करते। जहां हमें उपयुक्त स्थान पर अपनी बात रखनी वहां बात रखते हैं और उनके निर्णय का इंतजार करते हैं। वो जो निर्णय करेंगे वो सहज स्वीकार करेंगे उसको, और पार्टी के नारे को बुलंद करेंगे और 2024 में फिर भारी बहुमत के साथ भाजपा को जिताने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर अलवर की बात कर लें, तमाम इस तरह के चुनाव की मंत्रियों को, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको उतार दिया गया। हरियाणा में कुछ इस तरह का देखने को कि संगठन में आपकी भी कहीं ना कहीं बड़ी, देखिए पार्टी का वही नेतृत्व है। आप राजस्थान को और मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, उससे पहले गुजरात में क्या हुआ, उससे पहले दिल्ली के अंदर मैं आपको याद दिलाऊं कि दिल्ली के इस पिछले बार जब नगर निगम के चुनाव हुए तो सब नगर निगम के जितने भी उम्मीदवार थे किसी को टिकट नहीं दिया, सब नए चेहरे लेके आ गए। गुजरात के अंदर किसी को भी टिकट नहीं दिया, सब नए चेहरे लेके आ गए, मुख्यमंत्री तक को एक साइड कर दिया। तो पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है वो गुजरात में भी सबने स्वीकार किया, सांसदों ने भी जिनको टिकट दिया सबने स्वीकार किया, जिनको नहीं दिया वो भी अपने मन से बेमन से पार्टी के काम के अंदर लग गए। मनुष्य का है, मन पूरा नहीं तैयार हो पाता, लेकिन कोई विरोध करने के लिए नहीं गया, और उसी का परिणाम है कि ये पार्टी की ताकत है। अनुशासन जो है वो परिवार की भी ताकत होती है, पार्टी की भी ताकत है। तो ये हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, हम इसीलिए बोलते हैं कि हमारे पार्टी को में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है, और जहाँ अनुशासन होता है वहाँ परिणाम भी सुखद आते हैं। और जो कल परिणाम आए हैं, मोदी जी जैसा नेतृत्व, अमित शाह जी जैसा हमारे पास चाणक्य, हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जगत नड्डा जी, हमारे प्रदेश की टीमें, उनका सबका तालमेल इतना अच्छा था कि उसके कारण से हम जो अपेक्षा कोई नहीं कर रहा था। कितने सर्वे आए, सर्वे अपने हिसाब से सब आंकड़े दे रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन पार्टी नेतृत्व को भी पता था, हमको भी पता था। मैं 5 सीटों का था, मैं डंके की चोट पे पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था सबको, जो मुझसे कहता था कि मेरे जो मैं 5 सीटें, मैं 5 की 5 जीत के दूंगा। मैं सब हंसते थे, कई मीडिया वालों साथियों के साथ बात करता था तो कहते थे कि बल बोलापन है, लेकिन मैं स्थिति को देख रहा था तो मुझे लगता था कि भाई हो सकता है राजनीति को एक आध सीट कम ज़्यादा वोटों से ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास ये था कि जब मैंने सब कार्यकर्ताओं को लगा दिया तो 100% रिजल्ट यहाँ से आएगा। जो मेरे साथ विभाग, हमारे पूरे विभाग को देख रहे थे, यूपी के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं महेंद्र सिंह जी, उनको वो बात होती थी मेरी कि क्या करेंगे अरविंद जी, तो मैं उनको कहता था 5 जीत के दूंगा। प्रदेश नेतृत्व के जो लोग आते थे वहाँ अजमेर के अंदर बैठ के लेने आते थे, मैं कहता था इन 5 सीट को छोड़ दो, आप अपनी ताकत लगाओ, ये 5 सीट में जीत के दूंगा। 2 महीने घर परिवार छोड़ के जब मैं बैठा वहाँ पर, तो पार्टी के लिए बैठा ना, पार्टी के आदेश पर बैठा ना, और उसमें से भी परिणाम यदि हम लोग नहीं निकाल पाए तो फिर क्या जरूरत पड़ी है इतना वो करने की। डॉक्टर साहब, आपने बात की राजस्थान की, आपका कहीं ना कहीं जो कुशल रणनीति थी कामयाब है। हरियाणा में पिछली बार 75 पार का नारा दिया गया, अब की बार क्या नारा देने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार दावे किए जाते हैं, बहुमत तक भाजपा नहीं पहुंच पाई, तो हरियाणा में किस तरह से? देखिए, पिछली बार की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां वैसी ही थी कि हमें उम्मीद थी कि 75 पार हम करेंगे, और इसीलिए हमने वो नारा दिया था। लेकिन कई बार राजनीति के अंदर, अब कांग्रेस तीनों स्टेट में आ रही है, इनको जीतने की अपेक्षा थी, तो पार्टी में क्या रणनीति बनती है, कहाँ ठीक रहता है, क्या माहौल बनता है, वो चुनाव के जो 20-25 दिन होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, तो उसके कारण से कई बार पूरा नहीं हो पाता। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जितना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों की भी रही होंगी, हम उसको मानने में कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए हमको, लेकिन उन्हीं कमियों से आदमी सीखता है, उसी से नेतृत्व सीखता है, और उनको हम यदि दूर करेंगे तो आप जो पिछली बार हमारा नारा अधूरा रह गया था, हम इस बार उस नारे को पूरा करने का प्रयास करेंगे कि अब की बार, पिछली बार नहीं तो अब की बार 75 पार, तो पिछली बार का नारा है उसको पूरी ताकत लगा के पूरा करेंगे। राजस्थान कहीं ना बूस्टअप डोज का काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जब पार्टी कहीं भी जीतती है किसी प्रदेश में,
यदि यही हमारे विपरीत परिणाम आ जाते तो हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाता। और ये परिणाम सुखद आए हैं तो जीता राजस्थान है, जीता मध्य प्रदेश है। कल रेवाड़ी के अंदर लड्डू बट रहे थे, मैं रोहतक का प्रभारी हूँ, रोहतक के अंदर लड्डू बट रहे थे। मतलब पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल था। तो उत्साह क्या है, वही जोश दिलाने का काम है। और जब कार्यकर्ताओं में जोश आता है तो कार्यकर्ता विपरीत परिस्थिति में भी अपने पक्ष में माहौल बनाने की ताकत रखता है। और भारतीय जनता पार्टी के तो पक्ष में माहौल है, और पक्ष में माहौल होने के बाद, इतना बड़ा कैडर होने के बाद भी हम यदि नहीं जीत पाते तो फिर तो हमारी कमजोरी है। डॉक्टर साहब, एक प्रधानमंत्री जी कल मंच से कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसका आगाज भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा। फिर से बता, कहीं ना कहीं परिवारवाद पर चोट करने की कोशिश की है। जब हम रेवाड़ी आते हैं, गुरुग्राम तक पहुंचते हैं, तो फिर वही परिवारवाद की बातें सामने आती है। रोहतक में हुड्डा साहब को देख ले, तमाम इस तरह से की बातें आती है। तो क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं इन्हीं की गलतियों के चलते रेवाड़ी सीट आप लोग हार गए थे, कहीं ना जीती जिताई सीट आपने दे दी थी, तो उसको किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ये पार्टी का शुरू से एक रहा है कि परिवारवाद में परिवारवाद की भी परिभाषा है। यदि कोई परिवार का भी कैंडिडेट, कोई परिवार का सदस्य है और वो राजनीति के अंदर बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है तो पार्टी उसको कंसीडर करती है। बहुत सारे उदाहरण, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, वो हमारे विधायक हैं। बहुत सारे इस तरह के मैं उदाहरण आपको गिनवा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ परिवारवाद के नाम पर, बाप के नाम पर या माँ के नाम पर या किसी सगे संबंधी के नाम पर कोई राजनीति में आके एंट्री करना चाहेगा तो पार्टी कहती है कि पहले आप तपाओ, अपने आप को तपाओ, आप संघर्ष करो, आप कार्यकर्ता के तौर पर काम करो, इसके बाद जब मौका आएगा तो देंगे। सिर्फ परिवार के नाम के ऊपर आपको कोई आगे बढ़ा दे, कोई इस तरह से कर ले। कहाँ है आडवाणी जी का बेटा? आज आडवाणी जी के बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन आडवाणी जी ने कभी नहीं किया। सुषमा स्वराज जी हमारी नेता रहे, हमारे जेटली जी जो है, अरुण जेटली जी हमारे नेता रहे। मतलब कहाँ, किनके बच्चे आए राजनीति के अंदर? ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं है या योग्य नहीं है, लेकिन पार्टी ने शुरू से ये पार्टी का एक रहा है कि पार्टी में परिवार के लोगों को बढ़ाने की परंपरा नहीं रही। हमारे जो माननीय सांसद हैं वो भी लगातार बेटी के लिए प्रयास कर, पिछले कई चुनाव से प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि ना कहीं परिवारवाद उनके लिए भी ये अप्लाई होता है? देखिए, अब मैं इस विषय पर, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव सा विषय है, मैं बोलूँगा तो बात दूर तलक जाएगी। तो उनको जब पार्टी में वो हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो उनको भी ये पार्टी की रीति नीति को मान के चलना चाहिए कि पार्टी की रीति नीति क्या है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अपने आप को पीछे किया है तो बच्चों को पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी पार्टी के अंदर हैं। तो वो हो सकता है कि उनके मन के अंदर हो कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है, बेटी के लिए मैं जगह खाली करता हूँ, बेटी को आए तो पार्टी हो सकता है कंसीडर भी कर ले। इस तरीके के उदाहरण पार्टी के अंदर लेकिन डेडिकेशन तो ये निर्णय जो है, यदि मैं परिवार के किसी सदस्य को लाना चाहता हूँ तो ये निर्णय मुझे करना पड़ेगा कि मैं पहले अपने लिए तय करूँ कि मैं अपने को विड्रा कर रहा हूँ, फिर मेरा परिवार में से मैंने पूरा जीवन लगाया है और मैं लाता हूँ, पार्टी का नेतृत्व उसको स्वीकार करता है, तब संभव होती है ये चीजें। कहीं ना कहीं त्याग जरूरी, तो त्याग जरूरी है उसके लिए। तो परिवार का ये कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग पार्टी पे परिवार के नाते आगे ना आ जाए। कार्यकर्ता लगा हुआ है, इतना कार्यकर्ता, तो इसीलिए ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। तो हमारे पार्टी के अंदर जो देवतुल्य कार्यकर्ता इसलिए कहते हैं कि वो पूरा जीवन लगा रहे, तो उन्हीं में से आके जो है कोई आगे आए और कमान संभाले। लास्ट क्वेश्चन, आप लगातार देश भर में इस तरह के चुनाव जिताने का काम करते हैं, रेवाड़ी एक्चुअली किस तरह से पिछड़ जाती है? कहीं टिकट की बात कर लें, आप टिकट भी नहीं मिल पाती कई बार। पिछली बार देखा कि आप भी बड़े दावेदार थे, फिर कहीं ना कहीं किसी और को टिकट दे दी गई। देखिए अमित जी, मैं पिछली बार भी दावेदार नहीं था, मैं अगली बार भी दावेदार नहीं, लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि राजनीति में हूँ, कुर्ते पजामे मैंने पहन रखे हैं। आजकल तो बाबाओं की भी महत्वाकांक्षा है, तो मैं तो राजनीतिक व्यक्तित्व हूँ और पार्टी को भी पता है। लेकिन फिर वही है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं कि जो संगठन का काम कर सकें, क्योंकि यदि सारे लोग चुनाव की राजनीति में करने लग जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनको चुनाव लड़ाने वाले भी यदि यहाँ था तो मैं गया तो वहाँ ताकत लगाई ना। तो ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है। तो पार्टी हमारे लिए तय करती है कि कब हमसे क्या भूमिका लेनी है, कब चुनाव लड़ाना है। बहुत सारे संगठन को लोगों को, मनोहर लाल जी भी प्रचारक थे, संघ का काम करते थे, पार्टी का काम संगठन मंत्री के तौर पर करते थे। करनाल में उनका कुछ नहीं था, भेजा करनाल से उनको चुनाव लड़ाया, मुख्यमंत्री बना था, मुख्यमंत्री बनाया। तो हमने वो सीखा हुआ है, हम उस परंपरा के लोग। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपकी बार लोकसभा के चुनाव आप भी ठोकेंगे, क्योंकि लगातार चर्चाएं भी इस तरह की हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ताल ठोकने का मतलब हमने कहीं ताल ठोकने नहीं जाना है। हम लोग पार्टी के ऐसे सिपाही हैं कि जहाँ जिस स्तर पर हमको अपनी बात कहनी है कि हमारे मन में क्या है, हम जाके धीरे से वहाँ बात को कह आते हैं। निर्णय उन लोगों का होता है। उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना है, मन में है पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूँ मैं, इतना लंबा समय मुझे हो गया, लेकिन वो निर्णय पार्टी ने करना ना, मेरे निर्णय से करने से कुछ नहीं होने वाला ना। तो वो पार्टी तय करेगी कि यदि मुझे लड़ाना है तो वो पार्टी तय करे, मुझे लड़ाए। मैं गुड़गांव लोकसभा से लड़ने के लिए तैयार हूँ, जाके अपनी बात भी रखूंगा जहाँ रखनी है, सहजता के साथ रखूंगा।
और बात रखने के बाद भी निर्णय मेरे मन के विपरीत होता है तो उसको भी मैं सहज भाव से स्वीकार करूंगा। यही हमारा गुण है और मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही कहता हूं कि महत्वाकांक्षा रखनी अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी ना बने। पार्टी का सिस्टम है, पार्टी की नजर हर एक कार्यकर्ता पे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ता पर रहती है। आपने देखा नहीं कि भाई राष्ट्रपति के भी कहां से किसी ने कल्पना की थी कि कहां से लाके और पार्टी ने एक कार्यकर्ता को लाके उस इतनी बड़ी कुर्सी पे, कहां से राज्यपाल पार्टी के लोगों को लाके बना देते हैं, किसी का ध्यान नहीं होता। कहां से हमने पद्मश्री और पद्म विभूषण भी पहले तो कितनी चाटुकारिता से मिलते थे और अब ये बदलते हुए नए भारत के अंदर कहां से लाके किन किन चाय बागान के लोगों को दे देते हैं, कहां से कोई सेवा करने वाला पूरा जीवन लगाया ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आते हैं। तो ये मोदी जी की, अमित शाह जी की, हमारे नड्डा जी की पार्टी है और वो जो निर्देश देते हैं, वो जो निर्णय करते हैं, वो सर्वमान्य निर्णय होता है। तो इसलिए उनका निर्णय आगे भी मेरे लिए मान्य रहेगा। अपनी बात को जिस स्तर पर रखनी है मैं उस स्तर पर रखूंगा, बाकी जो होगा देखेंगे उसमें। देखिए, ये हमारे साथ थे हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव। किस तरह से बताया कि राजस्थान में बम्पर जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है और हरियाणा में भी इस बार 75 पार का नारा साकार किया जाएगा। वहीं से अलग बात करने तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही कि मन में गुरुग्राम लोकसभा चुनाव लड़ने के और संगठन के सामने अपनी बात रखेंगे, एक संगठन के सिपाही की तरह निर्णय जो भी संगठन लेगा उसके तहत काम करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि गुरुग्राम लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जाहिर की है।